हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर कॉमर्स का पेपर डिस्कस करेंगे, जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था 3 दिसंबर 2017 में। तो इसके जो है टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपके 80 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव से रिलेटेड है और जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके HP GK और करंट अफेयर से रहते हैं और 10 क्वेश्चन आपके इंडिया की GK और करंट अफेयर से रहते हैं। तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे सारे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज कैडर की या आप नेट की सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए मैंने डिटेल में सिलेबस दे रखा है, नेट सिलेबस करके। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो। और अगर आपने अभी तक जो है मेरी वीडियो नहीं देखी है PGT कॉमर्स से रिलेटेड, जी हाँ, अगर आप PGT कॉमर्स से रिलेटेड जो है तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने सिलेबस जो है चैनल पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जो आपका 23 फरवरी 2020 में जो पेपर हुआ था कॉमर्स का, वो भी मैंने वहाँ पे डिटेल में सोल्व किया है, ठीक है। तो वो भी आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, जो यहाँ पे सेक्शन ए रहती है, ए सीरीज रहती है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। तो इसमें जो टोटल टाइमिंग रहती है आपकी 2 घंटे रहती है और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 रहते हैं और आपके टोटल क्वेश्चन भी 100 ही रहते हैं, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो नेगेटिव मार्किंग रहती है, बिल्कुल पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर बिल्कुल रहती है। और अगर आप कोई आंसर आपका छूट जाता है या फिर आप वहाँ पे कुछ भी टिक नहीं करते हो तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन जो है आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे शो करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और गीगाबाइट। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। तो देखिए, सबसे पहले तो किलोबाइट आपकी सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद आती है आपकी मेगाबाइट, थर्ड पे आपका गीगाबाइट और फोर्थ पे आपका टेराबाइट, जो कि टेराबाइट आपकी लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। तो 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रेखीय दत्त संरचना नहीं है? रेखीय दत्त संरचना, एरे, द्विवृक्ष, पंक्ति और गड्डी या स्टैक। तो देखिए, इंग्लिश में चूज विच वन इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइनरी ट्री को छोड़ के जो है बाकी सारे जो है एक तरह से क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसका 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क यंत्र नहीं है? राउटर, स्विच, हब, CPU। तो यहाँ पे चूज विच वन इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे CPU को छोड़ के बाकी सारे क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, कंप्यूटर की क्लॉक गति किसमें मापी जाती है? तो आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हो। इंग्लिश में देखा जाए तो एक कंप्यूटर क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन। तो कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है वो मेजर की जाती है आपकी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वाईफाई का मतलब क्या है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म पूछे यहाँ पे। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है आपकी, यहाँ पे देख सकते हो, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, ये आपका ऑप्शन नंबर D, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। तो वायरलेस फिडेलिटी इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, NAAC एक स्वायत्त निकाय है जो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यहाँ पे बात की जा रही है NAC की। तो देखिए, जो आपका NAC रहता है, NAC इज ए ऑटोनोमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय। तो NAC जो था आपका, ये इस्टेब्लिश किया गया है UGC के द्वारा और NAC की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसको 1994 में शुरू किया गया था। इसको इम्प्रूव क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, GST पर एकत्रित किए जाने वाला कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में बांटा जाता है? तो उनकी रेशो यहाँ पे पूछी है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो टैक्स कलेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ GST इज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो रेशो है वो आपका 50-50 रेशो में, ठीक है। दोनों 50-50 रेशो में जो भी GST से रिलेटेड जो टैक्स इकट्ठा होता है तो इस रेशो में जो है आपस में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो इसका मतलब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि A की घटना का होना घटना B के होने में समाविष्ट है। और आप इसको इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, देन इट मीन्स
अक्रेंस ऑफ इवेंट ए इम्प्लाइज अक्रेंस ऑफ इवेंट बी, तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुसमाश्रयण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन की बात की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो बी होगा, ठीक है। बाकी जो है सारी स्टेटमेंटें सही हैं इसके बारे में, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, तो इसका बी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपका 1200 मीटर की एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी निम्नलिखित रूप में इस दूरी को पूरा करता है। ये आपके यहाँ पे दे रखी है, प्रथम चरण, अगला और अंतिम चरण दे रखा है, ठीक है। उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है, और ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो फ्रेंड जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 8.33 मिलेगा, और इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश में यहाँ पे ये क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आर का प्रोबेबिलिटी एरर या पीई किसके बराबर है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ आर इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी एरर पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी एरर आपका इसका फॉर्मूला रहता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड एरर पूछा होता है तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपका जस्ट ये रहता है 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6745 से, तो आपका ये प्रोबेबिलिटी एरर निकल जाता है आर का, तो आपका यहाँ पे ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सहसंबंध के गुणांक को समवर्ती घटाव की विधि द्वारा कैसे दिखाया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो कॉन्करेंट डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस और आपका 2c माइनस एन ओवर एन, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चक्रीय विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। तो चक्रीय विभिन्नताओं जो पूछी है आपका साइक्लिकल वेरिएंसेस के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। द साइक्लिकल वेरिएशंस कैन बी स्टडीज बाय द यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो रेजिड्यूल मेथड रहता है इसके माध्यम से जो साइक्लिकल वेरिएंस रहते हैं, वेरिएशन रहते हैं, वो चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सामान्य वितरण का सबसे पहले किसने वर्णन किया। सामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो फ्रेंड्स जो पहले बार जो इसको डिस्कवर किए गए था वो थे आपके यहाँ पे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डी मोबियर इन 1733। जी हाँ, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था और 1733 में, लेकिन रीडिस्कवर और अप्लाई जो किया था वो लैप्लेस एंड कॉल गॉस ने किया था, और इसे गॉसियन का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये आपका वैषम्य के आघूर्ण गुणांक हैं। तो इनको आप ये देख सकते हो कि वैषम्य के आघूर्ण गुणांक कौन कौन से हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जी हाँ, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा है। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो आपका किससे शो की जाता है, वो आपका शो की जाता है यहाँ पे बीटा 1 और गामा 1 से। तो आपका जो बीटा 1 है वो कैसे निकाला जाता है, वो आपका रहता है थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर, और डिवाइड करते हैं इसको सेकंड सेंट्रल मूवमेंट के जो आपका ये क्यूब रहता है, ठीक है। तो आपका ये थर्ड सेंट्रल मूवमेंट का स्क्वायर और सेकंड सेंट्रल मूवमेंट का जो क्यूब है उसके द्वारा जो है इसको निकाला जाता है बीटा 1 को, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस है वो आपका बीटा 2 से निकलता है और गामा 2 से निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। बीटा 1 और गामा 1 कहते हैं इसको, y1 को, और गामा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मार्शल एजवर्थ का मूल्य सूचकांक एक भारित समग्र मूल्य सूचकांक है जिसमें कौन से भार लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स जो चैप्टर रहता है उसके बारे में पूछा है, तो फॉर्मूला पूछा है मार्शल एजवर्थ का। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। तो
इंग्लिश में आपका मार्शल एजवर्थ का जो रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा वो आपका सी रहेगा। इन्होंने एवरेज ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज दोनों को लिया है और उनका जो फॉर्मूला रहता है वो इस तरह से रहता है आपका सिग्मा P1 और सिग्मा P0, और इनको इंटू किया जाता है आपका दोनों का बेस ईयर क्वांटिटी प्लस करंट ईयर क्वांटिटी, और नीचे भी आपका इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी प्लस करंट ईयर की क्वांटिटी, दोनों को इन्होंने एवरेज ले रखा है। तो इसका फॉर्मूला रहता है मार्शल एजवर्थ का प्राइस इंडेक्स नंबरिंग का। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अगेन फ्रॉम इंडेक्स नंबर। भारित समग्र सूचकांक जो मात्राओं के ज्यामितिक माध्य का प्रयोग करते हुए आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष में उपभोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो बात की गई है ये आपके जो वाल्शे प्राइस इंडेक्स है उसके बारे में बात की गई है। तो वाल्शे प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से रहता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0, और अंडर रूट कर दिया जाता है ऊपर और नीचे दोनों का। किसका अंडर रूट? आपका ये बेस ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, और नीचे भी बेस ईयर क्वांटिटी इंटू करंट ईयर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका वाल्शे प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है। इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्स पर बाई की मानक त्रुटि के आंकलन के संगणन के लिए कौन सा समीकरण है? तो ये समीकरण दे रखे हैं, इनमें से आपने चूज करना है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसका। The equation for computing standard error of estimation of y on axis, y on axis है, y किसके ऊपर है? x के ऊपर है। मीन y ऊपर होगा और x नीचे होगा। x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हम क्या करते हैं? y की वैल्यू निकालते हैं, मीन डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला जो होगा सही इसका जो आपका 18 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंडर रूट ऑफ सिग्मा बाई स्क्वायर माइनस ए सिग्मा बाई माइनस बी सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर क्वेश्चन। ककुदत्ता का परिहास में कंगारू की पूंछ की सहायता से किसने वर्णन किया है? तो ककुदत्ता मीन आपका कुटोसिस के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो कंगारू की पूंछ की सहायता से किसने वर्णन किया है? तो इनमें से आपने जो है आंसर करना है। और इसका अगर इंग्लिश में देखें तो कुटोसिस जो है आवाज आपका जो एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेल ऑफ कंगारूस, ये आपका दिया था फ्रेंड्स विलियम एस गोसेट ने। तो उन्होंने ही जो था आपका कहा था कि जो कुटोसिस है, ठीक है, ये आपके इस तरह से कंगारू की जो पूंछ है उसकी तरह रहती है। ये आपका लेपोकोटिक माना जाता है और आपका ये मेसोकोटिक रहता है और आपका एक प्लेटोकोटिक रहता है। इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप रहती है। तो यहाँ पे कंगारू की पूंछ जैसे किसने डिस्क्राइब किया है? तो आपका विलियम सिली गोसेट ने। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक दत्त सेट में प्रत्येक परीक्षण एक स्थिर मात्रा के रूप में बढ़ता है तब मूल्यों के परिमाण सेटों की विभिन्नता का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने चूज करना है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन। इफ एवरी ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट इज इंक्रीज्ड बाय ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट इज राइट आंसर, लेस देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल डाटा सेट। और आप यहाँ पे 4 ऑप्शन इंग्लिश में भी आप दे सकते हो, नीचे पूरे ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं। ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है पीटर एफ ड्रकर को। बात की जाए हेनरी फ्योल की तो ये फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनको कहा जाता है और इन्होंने 14 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं। एफडब्ल्यू टेलर इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफडब्ल्यू आपको आपके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए इनकी, जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। पीटर एफ ड्रकर इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्तिक प्रबंधन किस रूप में विकसित हुआ है? तो ऑप्शन ये है आपके मीन आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है वाज डेवलप बाय। तो आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट है वो डेवलप किया जाता है आपका जो आपके स्टाफ फंक्शन जो रहता है, ठीक है, इनके द्वारा जो है पर्सनल मैनेजमेंट जो है डेवलप किया जाता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। श्रम कल्याण सेवाएं किसके या किससे नियंत्रित होती है? तो आपको यहाँ पे 4 एक्ट दे रखे हैं, आपने बताना है इनमें से। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेबर वेलफेयर सर्विसेज आर रेगुलेटेड थ्रू। तो आपका जो लेबर सर्विसेज है वो रेगुलेट होती है आपके ऑप्शन 3 फैक्ट्री एक्ट
1948 आपका, ठीक है, 1948 जो आपका फैक्ट्री एक्ट है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अनुषंगी लाभों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपके अनुषंगी लाभ है, ठीक है, पर्क्स है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका ये फ्रिंज बेनिफिट्स आर आल्सो रेफर्ड आज आर। तो देखिए फ्रिंज बेनिफिट आपके नॉन वेज पेमेंट भी होती है, सर्विस प्रोग्राम्स, हिडन पेरोल्स, ये सभी जो है आपके फ्रिंज बेनिफिट में आते हैं, ठीक है। पेंशन प्लान हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम हो गए, वेकेशन पे होगी, तो ये सारे आपके फ्रिंज बेनिफिट में आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में NIPM से क्या मतलब है? तो NIPM की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है। तो फ्रेंड्स जो NIPM है वो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सामाजिक सुरक्षा किसके द्वारा लागू की जाती है? तो यहाँ पे 4 एक्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपने इनमें से बताना है। तो 26 जो आपका है, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज प्रोमोगेटेड बाई। तो आपको फ्रेंड्स जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, इन सभी के द्वारा जो है सोशल सिक्योरिटी जो है उसको प्रोमोगेट किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कोर कंपिटेंसी मूल दक्षता शब्द किसने दिया था? तो जो आपकी कोर कंपिटेंसी की बात यहाँ पे हुई है। तो फ्रेंड्स कोर कंपिटेंसी का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास है, ऐसी स्किल जो सिर्फ आपके ही पास है, आपके कंपिटिटर के पास नहीं है, तो मीन उस स्किल का यूज़ करके आप कंपिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो। तो कोर कंपिटेंसी जो मीनिंग है, जो टर्म्स है, वो दी थी आपकी CK प्रहलाद और आपकी गैरी हैमल दोनों ने साथ में दी थी। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, SWOT सोट किसका परिवर्णी शब्द है? तो जो आपका सोट है उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है। तो आपको फ्रेंड्स पता है सोट की फुल फॉर्म आपकी स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर आपका थ्रेट रहता है। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है आपकी इंटरनल होती है और अपॉर्चुनिटी और जो आपकी थ्रेट रहती है वो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेटेड है। तो आपका जो ऑप्शन 1 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने लिखी है? FW टेलर ने लिखी है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका 29 रहता है, ठीक है। तो आपको FW टेलर तो हमें पता है, लेकिन कई बार हम फुल फॉर्म ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FW तो आपका फ्रेडरिक वेरन भी है, ठीक है, सारे भी है, फ्रेडरिक विलियम भी है। तो आपको स्पेलिंग जो आपके जो फुल फॉर्म है वो पता होना चाहिए, दैट इज फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है। तो FW टेलर की फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करी थी। तो 29 का ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विलय अधिनिकरण के दौरान सेवा समाप्ति पर शीर्ष व्यवस्थापक को पर्याप्त लाभ देने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये आपका सब्सटेंशियल बेनिफिट गिवन टू टॉप एग्जीक्यूटिव, ठीक है। टॉप एग्जीक्यूटिव को जो सब्सटेंशियल बेनिफिट दी जाता है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, ड्यूरिंग मर्जर और टेक ओवर मेजर, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ये आपके गोल्डन पैराशूट जो टर्म है, ठीक है, गोल्डन पैराशूट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विमुद्रीकरण के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? तो ये विमुद्रीकरण से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है 2016 में जो था इसका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, ठीक है। तो डिसीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन पर अनाउंस्ड ऑन, तो ये डिसीजन जो था अनाउंस किया गया था आपका 8 नवंबर 2016 एट 8 बजे, ठीक है, शाम के 8 बजे। तो इसका 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, वर्ष 2016 से पहले भारत में विमुद्रीकरण कब हुए थे? तो फ्रेंड्स जो 2016 से पहले कब जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था? तो प्रायर टू 2016 डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया टुक प्लेस इन द ईयर। तो फ्रेंड्स एक तो आपका देश आज़ाद होने से पहले 1946 में और एक 1948 में, इन 2 ईयर्स में जो थे डिमोनेटाइजेशन हो चुके हैं। तो ये तीसरी बार हुआ मोनेटाइजेशन 2016 में। तो इसका सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCFE का क्या मतलब है? तो NCFE की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो फ्रेंड्स NCFE की यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो रहती है आपकी नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पीटर F ड्रकर, FW टेलर और हेनरी फ्योल थे। तो इन तीनों के जो किस देश से ये बिलोंग करते थे वो यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो आपके रहते हैं
FW टेलर्स और पीटर एफ ड्रकर। तो देखिए जो आपके पीटर एफ ड्रकर हैं ये तो आपके एक ऑस्ट्रियन अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, और जो आपके FW टेलर हैं वो भी आपके अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और हेनरी फ्यूल भी आपके फ्रेंच इंजीनियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो यहाँ पे सही बैठता है क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, पीटर एफ ड्रकर भी आपके अमेरिकन थे, आपके एफ टेलर भी आपके अमेरिकन हैं, और जो आपके फ्यूल है वो आपके फ्रेंच जो है कंट्री से जो है फ्रेंचिन थे, जो कंट्री से बिलोंग करते हैं। और कई बार फ्रेंड्स ये पूछ लिया जाता है कि जो आपके FW टेलर हैं, फ्यूल हैं, इनकी कंपनी से रिलेटेड मीन स्टार्टिंग में इन्होंने कौन कौन सी कंपनी में काम करना शुरू किया था। तो टेलर की बात की जाए तो टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में काम करना शुरू किया था, और जो आपके हेनरी फ्यूल हैं इन्होंने कमेंट्री फॉर चैम्बोल्ट कंपनी में काम करना शुरू किया था। तो कई बार ये भी इनका डिटेल में पूछ लेते हैं, तो बेसिक साइन के बारे में इस क्वेश्चन पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने पुराने चलित पत्रों मुद्रा नोटों को बदलने का कार्य कब रोक दिया था। तो यहाँ पे ये तारीख पूछी है। ठीक है, द RBI डिसकंटिन्यूड एक्सचेंज ऑफ ओल्ड करेंसी नोट एट बैंक। तो ये भी आपका डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपका ये 24 नवंबर 2016 को जो थे रोक दी गई थी ओल्ड करेंसी को बदलने की। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाल ही में स्थापित GST एक राष्ट्र एक कर पर किसके द्वारा निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे GST से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स न्यूली आपका इंस्टीट्यूटेड GST वन नेशन वन टैक्स आर डिसाइडेड बाई। तो ये आपका जो है पूरी काउंसिल देखती है, जो आपकी GST काउंसिल है। ठीक है, तो GST काउंसिल जो थी आपकी ये डिसाइड करती है। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने किस नाम से GST जागरूकता अभियान चलाया है। तो ये आपके जागरूकता अभियान का नाम यहाँ पे पूछा है। तो आपका यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स हैज लॉन्च्ड GST अवेयरनेस कैंपेन, तो उस कैंपेन का नाम था मंथन। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, GST में 4 कर श्रेणियां कौन सी है। तो GST में जो 4 जो कैटेगरी है टैक्सेस की, तो वो पूछी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे बतानी है। तो आपकी GST हैज 4 टैक्स स्लैब रेट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वैसे तो 5 जो कैटेगरी रहती है, 5 टैक्स स्लैब रहती है, जिसमें आपका 0% से शुरू होता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो अगर 4 दी है तो 4 आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर आपको 5 दी होगी साथ में 0% भी दिया होगा, तो टोटल इसके 5 स्लैब जो है टैक्स स्लैब्स है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 है, तो इसका ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्टिंग से, श्रम व्यवसाय मूल्यों का लेखा निरूपण क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए इनको हिंदी में। तो आपका जो रहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर कॉस्ट इज। तो यहाँ पे भी आपके 4 ऑप्शन है, इंग्लिश में आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन जो होगा सेकंड होगा। ठीक है, प्रिवेंटिव कॉस्ट आर चार्ज एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अपोर्शनड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो आप वाइल रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तो जिस डिपार्टमेंट की गलती होती है उसी जो है डिपार्टमेंट से वो डायरेक्टली जो है चार्ज की जाती है। तो इसका बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पुनः आदेश स्तर किसके बराबर है। तो रीऑर्डर लेवल का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। तो रीऑर्डर लेवल जो आपका रहता है वो किसके बराबर रहता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू रीऑर्डर लेवल। क्वेश्चन नंबर 41, मूल किताब में सम्मिलित की जाने वाली केवल वस्तु है। तो मूल किताब में जो सम्मिलित की जाने वाली वस्तु है वो यहाँ पे पूछी है। तो आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी है। द आइटम इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक ओनली। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई भी आइटम ऐसी नहीं है जो आपकी कॉस्ट बुक में जो है इंक्लूड की जाती है। तो नन ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मूल लेखा में प्रारंभिक स्टॉक के अधिमूल्यांकन से क्या होता है। ठीक है, अगर आप जो है ओवर वैल्यूएशन कर देते हो स्टॉक की तो उससे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन अकाउंट या इन कॉस्ट अकाउंट लीज टू। तो आपसे यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपका 4th ऑप्शन भी देख लीजिए। तो इससे क्या होगा, लेस प्रॉफिट इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में जो है प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन जो आपका फाइनेंशियल बुक है उनमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीयकरण से एचआर का कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने बताना है कि जब इंटरनाइजेशन होता है, ठीक है, तो उससे एचआर का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे कम प्रभावित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विच एरिया ऑफ एचआर फंक्शन इज लीस्ट अफेक्टेड बाई इंटरनाइजेशन। तो देखिए जब आपका जो है हम दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी के साथ जो है मिलकर बिजनेस करना होता है, तो इसके लिए हमें जो है जो ट्रेनिंग जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ती है, तो उसी हिसाब से देना पड़ती है। ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए, रिक्रूटमेंट की जाती है ताकि अच्छा सा जो एम्प्लॉय है अपॉइंट की जाए, वेल नॉलेज वाले। सक्सेशन प्लानिंग भी अच्छे से की जाएगी ताकि जो मेन हेड होगा वो अच्छे से जो है हैंडल कर पाए उन सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके अफेक्टेड होते हैं इंटरनाइजेशन से, ठीक है, ह्यूमन सोर्स से रिलेटेड है। लेकिन जो आपका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये बहुत कम ही जो है अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, लाभ आयतन का अनुपात किसके निर्धारण में मदद करता है। तो ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसके दे रखे हैं 4 ऑप्शन। तो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फैसिलिटेट द डिटर्मिनेशन ऑफ। तो देखिए जो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, आपका इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है आपका पीवी रेशियो इक्वल टू आपका एस माइनस पी, आपका सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स, ठीक है, मीन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो इस माध्यम से जो है हम पीवी रेशियो निकालते हैं। तो ये आपके जो चारों यहाँ पे फैक्टर दे रखे हैं, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहते हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर एनी गिवन सेल वॉल्यूम, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, आपका ये सेल वॉल्यूम्स, ये सारे ही जो है ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, वास्तविक निर्गमन के लिए मानक घंटे डिवाइड बाई किए गए कार्य के वास्तविक घंटे इंटू 100 क्या है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये किसके बारे में कही गई है बात, ये जिसमें स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाई एक्चुअल हावर वर्क से डिवाइड कर दिया जाता है इंटू 100। तो ये आपका एफिशिएंसी रेशियो को बताता है। तो इसका 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 से, एक अनुबंध में कार्य प्रमाणित का मूल्य यदि अनुबंधन मूल्य के 25% से अधिक या पर 50% से कम, ठीक है, 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम है, ठीक है, तब लाभ एवं हानि खाते में जमा होने वाले लाभ की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट या 1/3 या फिर कुछ नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी जो है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड की बात यहाँ पे की गई है, जब भी आपका काम जो है 20% से ज़्यादा लेकिन 50% से कम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाता है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1/3। तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड, इतना अमाउंट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 25% से ज़्यादा और 50% से कम जो है कार्य सर्टिफाई होता है या वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है, ठीक है। लेकिन अगर 50% या 50% से ज़्यादा हो जाता है तो आपका 2/3 जो है अमाउंट ऑफ नॉशनल प्रॉफिट जो है क्रेडिट कर दी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फ्रेंड्स जो नॉशनल प्रॉफिट होता है यहाँ पे मीन नॉशनल प्रॉफिट एक तरह से एस्टिमेटेड अर्निंग होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट में जो है कार्य बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉफिट्स को जो है थोड़े से टाइम में जो है कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो नॉशनल अर्निंग को ही या एस्टिमेटेड अर्निंग को ही जो है बेस माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/3 होगा, क्योंकि 25% से ज़्यादा और 50% से जो है कम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। लेकिन अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है या 50% होता है तो आपका 2/3 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे 1/3 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, 1/3 है यहाँ पे, मैंने पूरा ही यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दिया ज़्यादा, 1/3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सीमांत मूल्यांकन किसके लिए लाभदायक है, ठीक है। मार्जिनल वैल्यूएशन या मार्जिनल कॉस्टिंग की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका 47, मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर। तो देखिए फ्रेंड्स मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है ज़्यादातर जो है शॉर्ट टर्म में ही, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही जो है हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं जिसमें हमें फिक्स्ड फैक्टर के साथ जो है प्रोडक्शन वेरिएबल फैक्टर्स की जो है इकाइयाँ जो है लगाना पड़ती है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो सारे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वेरिएबल्स ही रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है सबसे ज़्यादा यूजफुल रहती है आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यक्ष प्रधारत मूल्य अंतर किसके बराबर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला आपने 4 ऑप्शन में से बताना है, 3 ऑप्शन में से। तो देखिए आपका फॉर्मूला पूछा है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो देखिए फ्रेंड्स जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ठीक है, वो आपका किसके बराबर रहता है, ये आपका स्टैंडर्ड प्राइस माइनस आपकी एक्चुअल प्राइस, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और इनटू किया जाता है एक्चुअल क्वांटिटी से, तो मटेरियल प्राइस का फॉर्मूला रहता है। और आपको पता है जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो इक्वल टू मटेरियल
प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस के रहता है। तो ये कॉस्टिंग का जो है यहाँ पे कंसेप्ट पूछा गया है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा 48 का, तो 48 का यहाँ पे सी इज राइट आंसर। स्टैंडर्ड प्राइस मीन्स एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। एक प्रकाशन कार्यालय में उत्पादन मूल्य जो प्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक किताब पर आरोप्य 30 रुपये है और स्थिर मूल्य कितना है 15,000 दे रखा है। ठीक है, आरोप्य मूल्य ये आपका यहाँ पे जो रहता है 30 रुपीज़। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के रूप में इसको लेंगे हम। यदि प्रत्येक किताब को 45 रुपये में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आज में इनमें से बताना है। तो देखिए जो इसका रहता है, ठीक है, तो आपने जो स्टेटमेंट है मेन जो आपकी रहती है इक्वेशन वो आपने ध्यान में रखनी है। एक मिनट, जो आपकी मेन इक्वेशन रहती है कौन सी, आपकी ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल्स जो कितनी की सेल हुई है, यहाँ पे सोल्ड फॉर 45, तो 45 माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 30 है। ठीक है, 30 इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 15,000 है, प्लस प्रॉफिट यहाँ पे हम एज इट इज लिख देंगे। अगर बात की जाए इस इक्वेशन की, ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे 45 माइनस 30 और 50,000 को जो है इस साइड ले आएंगे, तो ये आपका 15,000 और आपका उस साइड दूसरी साइड क्या रह जाएगा, जस्ट प्रॉफिट रह जाएगा। ठीक है, तो देन द प्रॉफिट फंक्शन शैल बी, तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा आपका 45 माइनस 30 इंटू आपका ये माइनस 15,000 इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे वही दे रखा है, जो आपका ऑप्शन जो इसका सही होगा वो 49 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो इस तरह से जो है आप इक्वेशन के माध्यम से ये चीज़ निकालोगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है। तो ये इंटीग्रल का क्वेश्चन दे रखा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फोर्थ भी देख लीजिए। तो ये आपका ऑप्शन रहता है द इंडेफिनेट इंटीग्रल 4, ये इक्वेशन दे रखी है शैल बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। ऋण निर्धारण क्रेडिट रेटिंग क्या संकेत करता है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग जो है क्या संकेत करती है, तो वो ही यहाँ पे पूछा है। तो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स रहती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो आपके रिस्क ऑफ दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो डेट है चाहे वो कोई और इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कितना रिस्क जो है उसमें रहता है। ठीक है, उसी को जो है इंडिकेट करती है हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। भारत में ऋण निर्धारण एजेंसियों की संख्या कितनी है। तो जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनके बारे में पूछा है, हाउ मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर देयर इन इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल रहती है 5 रहती है, लेकिन अभी जो है फिलहाल 7 है। ठीक है, तो क्राइजल, केयर, इक्रा, समेरा, ब्रिक वर्क्स रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एंड आपकी इन्फोमेरिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सारी आपकी जो है टोटल 7 जो है इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। तो यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। भारत में ऋण निर्धारक एजेंसियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। मीन जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर गवर्नड बाय। तो फ्रेंड्स इसका राइट वहाँ पे आंसर की में जो दिया है कमीशन की, तो वो तो आपका आरबीआई एंड एसबीआई बोथ दिया है, लेकिन मेरे अनुसार जो है जो सेबी है वो इनको जो है रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। तो सेबी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 54। भारत में बैंक समीक्षा शासन बोर्ड रिव्यू गवर्नेंस बोर्ड ऑफ बैंक्स में समिति का नेतृत्व किसके द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि द कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज हेडेड बाय। तो ये पीजे नाइक द्वारा हेडेड की गई थी। तो पीजे नाइक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल 2 के ऊपर बेसल 3 के अंतर्गत कितनी शेयर पूंजी की आवश्यकता होगी यदि CAR या CAR कैपिटल एडुकेशन जो आपकी रेशियो रहती है, ठीक है, आवश्यकताओं में पूंजी संरक्षण बफर शामिल हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसका जो पूछा गया है कि हाउ मच इक्विटी कैपिटल इज रिक्वायर्ड अंडर बेसल 3 ओवर बेसल 2। तो यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी 5% रहती है। तो 5% इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय वाणिज्य बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित एनपीए प्रबंधन राशि अनुबंधन कितना रहता है। तो यहाँ पे जो आपका एनपीए प्रोविजंस कवरेज स्टिपुलेशन जो है सेट बाई आरबीआई द्वारा कितनी की गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एनपीए का रहता है टोटल 70% जो है यहाँ पे जो आपका शेयर रहता है, ठीक है, प्रोविजन रहता है, वो कमर्शियल बैंक को जो है मतलब इतना उनको रिजर्व रखना ही पड़ता है, ठीक है, फॉर एनपीए प्रोविजन कवरेज के लिए। तो इसका 70% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, बैंक देय की बजाय संपत्ति के प्रबंधन के लिए अधिक चिंतित रहते हैं क्योंकि। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो अगर बात की जाए, बैंक आर मोर कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ एसेट इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा कांट रिफ्यूज डिपॉजिट इनफ्लो विच इज मेजर चंक ऑफ देयर लायबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, जो बैंकों के पास जो मेन एसेट्स रहती हैं, ठीक है, लोन आर द मेजर एसेट्स, ठीक है, क्योंकि लोन अगर जो आपके बैंक के पास जो डिपॉजिट आते हैं, ठीक है, डिपॉजिट आते हैं उनको आगे वो लोन के रूप में देते हैं और लोन देने से जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसी इंटरेस्ट में से वो हमारे जो एफडीज हैं, कुछ भी अकाउंट है, उनके ऊपर वो इंटरेस्ट वापस करते हैं, ठीक है। तो उनकी मोर कंसर्न जो रहती है वो मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स पर रहती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लायबिलिटीज। और जो लायबिलिटी रहती है वो आपकी क्या रहती है, मीन जो बैंकों के पास डिपॉजिट पड़े हैं, ठीक है, वो जो है उन पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिपॉजिट जो है वापस करना पड़ते हैं, ठीक है, तो ये उनके ऊपर लायबिलिटी रहती है। तो इसका जो सी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के कितने गवर्नर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उर्जित पटेल से पहले जो थे, उर्जित पटेल जो थे आपके 24वें गवर्नर थे हमारे, ठीक है। अभी तुम्हारा 25वें गवर्नर है, ठीक है, उनका नाम है शक्तिकांता दास, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है उर्जित पटेल से पहले, तो 23 गवर्नर रह चुके थे उर्जित पटेल से पहले, और अभी उर्जित पटेल के बाद कौन है, अभी 25वें गवर्नर है शक्तिकांता दास। तो इसका जो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, इनेक्टेड मीन कब हुआ था ये, तो वही यहाँ पे पूछा है। तो जो आपका इन विच ईयर द आरबीआई जो है इनेक्टेड, तो इनेक्टेड कब हुआ था ये 1934 में, और जो ऑपरेशन शुरू किए गए थे वो 1935 में उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए गए थे, ठीक है। और बैंक रेगुलेशन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। तो इनके अकॉर्डिंग इनेक्टेड पूछा है, तो इनेक्टेड के लिए जो आपका सी इज राइट आंसर 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, CRR कैश रिजर्व रेशो जो है नकदी रिजर्व अनुपात से कहते हैं, किस पर आधारित है। तो यहाँ पे कैश रिजर्व रेशो के बारे में पूछा गया है, तो देख लीजिए। तो आपका कैश रिजर्व रेशो जो है इज बेस्ड ऑन, तो ये आपका बेस्ड है आपका टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी, इन दोनों के बेस पे जो है ये चलता है, ठीक है। और CRR क्या है, CRR जो है आपका जो है बैंकों के पास जो है कमर्शियल बैंक को जो है अपना डिमांड लायबिलिटी और जो आपकी टाइम लायबिलिटी है, इनका पोर्शन जो है किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, दैट इज CRR रेशो। और आपकी एक SLR रेशो होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो इसको जो है कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखता है, ठीक है। तो वो भी जरूरी है इनके लिए, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो है आरबीआई जो है इनकी रेशो डिसाइड करता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग CRR जो है टाइम लायबिलिटी और जो आपके डिमांड लायबिलिटी के बेस पे जो है यहाँ पे सेट होती है। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सार्वजनिक मर्यादित कंपनी के निर्माण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो सार्वजनिक मर्यादित कंपनी के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो ये आपकी कौन सी कंपनी है, यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मिनिमम मेंबर पूछे हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, तो वह है आपके मिनिमम तो 7 रहते हैं और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका राइट आंसर जो होगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के संघ नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक शर्त नहीं है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्लाउज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें जो है 6 क्लाउज होते हैं और इसमें आपका जो डायरेक्टर क्लाउज है ये इसका जो है मिनिमम जो है इसका क्लाउज नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा है 63 क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति के निदेशक बनने की अधिकतम संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मीन एक व्यक्ति जो है एक बार में कितनी कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है। तो यहाँ पे जो आपका जो रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक व्यक्ति जो है एक बार में 20 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है, और 20 कंपनियों में से 10 कंपनियों का जो 10 कंपनियां होती है वो पब्लिक कंपनी होती है, मीन 10 पब्लिक कंपनियों का ही वो डायरेक्टर बन सकता है, 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनियों का वो डायरेक्टर एक बार में नहीं बन सकता है। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, विचार की अपर्याप्तता किस मामले के निर्धारण में सुसंगत है। तो यहाँ पे पूछा है कि जो आपका इन एडुकेसी
inadequacy of consideration is relevant for determining the cases of, तो ये आपका फ्री कंसेंट जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी केसेस में डरा धमका के जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट करवाए जाते हैं, तो इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विवरण पत्र उसकी एक प्रति के रजिस्ट्रार के पास जमा होने की तिथि के बाद ब्लैंक दिनों की अवधि के लिए वैध होता है। मीन जब प्रोस्पेक्टस जो है इशू हो जाता है, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए वो वैलिड रहता है, तो आपका ये प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर पीरियड ऑफ, ये आपका 90 डेज तक जो है वैलिड रहता है आफ्टर द डेट, जब आपने उसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दी तो उस तिथि के बाद के 90 डेज तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इसका सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट 66, विधि द्वारा परिवर्तनीय एक सहमति क्या है, तो सहमति यहाँ पे पूछी है मीन जो आपका एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो जब एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अपने ही सामान पर कमियां निकालना विक्रेता का कर्तव्य नहीं है, इसे आम भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है, तो विक्रेता का कर्तव्य नहीं है तो किसका होगा, तो ये होगा आपका जो आपका क्रेता होगा, ठीक है, उसका कर्तव्य होगा, तो उससे क्या कहा जाएगा, एक बार इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, तो ये आपकी जो रहती है नोट द ड्यूटी ऑफ सेलर टू द पॉइंट आउट डिफेक्टिव इन हिज ऑन गुड्स, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं कैबिट एम्प्टर, मीन जो क्रेता सावधान रहे, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट पहले था, लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो है आपका कैबिट वेंडर, ठीक है, मीन विक्रेता सावधान, मीन जो भी कमियां होगी उसके लिए हम विक्रेता को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जिसका आंसर बनेगा वो तो फर्स्ट ही बनेगा, ठीक है, तो ए इज राइट आंसर कैबिट एम्प्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईजीएम, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग किसके द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने बताना है, तो फ्रेंड्स जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, या तो आप कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना होता है कंपनी ने, ठीक है, या फिर जो है जो इंटरम डिविडेंड है वो डिक्लेयर करना होता है, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स या फिर रिक्विजिशन जो भी होते हैं, ठीक है, इन सभी के जो है कहने पे जो है एक ईजीएम जो है बुलाई जाती है, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, द नंबर ऑफ डिपोजिटरी ऑपरेटिंग इन इंडिया प्रेजेंटली आर, तो डिपोजिटरी जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है, इंडिया में तो ये आपके डिपोजिटरी रहते हैं वर्तमान में भारत में परिवर्तित न्यासियों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स जो आपके डिपोजिटरी रहते हैं ये मेनली जो है दो हैं, ठीक है, एक आपका NSDL, ठीक है, आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और आपका सेकंड है CDSL, आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इंडिया है, सर्विस इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, जैसे कि आपके बैंक और आपके कैश और FD को होल्ड करते हैं, उसी तरह से ये दोनों जो है सेम जो है आपके जो शेयर है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, उनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में होल्ड रखते हैं, दोनों ही डिपॉजिटरी जो है इंडिया की, ठीक है, तो इसका 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, किसी मामले में एक ही स्वत्व के लिए मीन कॉमन इंटरेस्ट है सबका के लिए अभिवेदन करने वाले लोगों का समूह मुकदमा दायर कर सकता है या उस समूह पर मुकदमा चलाया जा सकता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, आप देख लीजिए, तो देखिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ए कॉमन इंटरेस्ट इन मैटर में सू और मे बी सूड, ठीक है, तो इस प्रोविजन को कहा जाता है, ये आपका क्लास एक्शन सूट इसको कहा जाता है, ठीक है, जब जो है अलग अलग वर्गों के लोग जो है कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो है क्या करते हैं, मुकदमा दायर करते हैं, तो क्लास एक्शन सूट इसे कहा जाता है, तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, वह खर्चा जो 12 महीने से कम की अवधि के लिए लाभ प्रदान करता है क्या कहलाता है, पूंजीगत आमदनी या विलंबित खर्चा, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपका, देखिए जो आपका एक्सपेंडिचर है, ऐसा खर्चा जो आपको 1 साल से कम के लिए लाभ देगा, तो वो आपके कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, और आपके जो 12 महीने की अवधि से ज़्यादा के लिए जो है आपको प्रॉफिट देते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 किससे संबंध रखता है, तो फ्रेंड्स ये आपने आंसर करने हैं, ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 में पार्ट 1 तो आपका फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड है, और पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पार्ट 1 से रिलेटेड है शेड्यूल 3, तो ये आपका ऑप्शन ए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट का से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 73, लाभ सीमा कुल संपत्ति उत्पादन और वित्तीय उत्तोलक शक्ति का विश्लेषण करते हुए डुपोंट विश्लेषण ब्लैंक का परीक्षण करता है। तो यहाँ पे डुपोंट विश्लेषण जो है उसके बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जो आपका डुपोंट एनालिसिस है, ठीक है, तो आपका जो 73 है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डुपोंट एनालिसिस है ये आपका यूज किया जाता है रिटर्न्स ऑन इक्विटीज, मीन आपको आपकी इक्विटीज पे कितना रिटर्न मिल रहा है उसको कौन एनालिसिस करेगा, डुपोंट एनालिसिस। तो इसका फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, त्वरित अनुपात आपका 1.8 अनुपात 1 है और चालू अनुपात कितना है 2.5:1 है और आपका चालू दे रखा है 60,000 रुपये है। तो स्टॉक के लिए मूल्य का निर्धारण कीजिए। तो स्टॉक की राशि यहाँ पे पूछी है तो वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक मिनट, तो सबसे पहले तो आपका जो करंट रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, ठीक है, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट यहाँ पे करंट रेशियो आपको यहाँ पे दे रखी है 2.5/1, ठीक है, और आपका करंट रेशियो जो है करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं दे रखी है और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 60,000, ठीक है। तो करंट एसेट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो 60,000 मल्टीप्लाई 2.5, तो ये करके आपका 1.5 लाख आएगा, 1,50,000, मीन करंट एसेट्स आपके पास 1,50,000 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसेट्स ओवर आपकी ये करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स भी दे रखी है 1.8/1 करके और डिवाइडेड बाई लिक्विड एसेट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो ओवर 60,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड एसेट्स जो है निकल आएगी 60,000 मल्टीप्लाई 1.8, तो ये करके आपके पास ये आपका 1,08,000 आएगा। तो लिक्विड एसेट्स भी आपके पास 1,08,000 आएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। उसके बाद 1,08,000 मीन आपके पास जो है लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों निकल के आ गई है। और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला फ्रेंड्स होता है आपका करंट एसेट्स और उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको जब आप लेस कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास लिक्विड एसेट्स निकलती है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स में आपके स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते हैं। तो लिक्विड एसेट्स जो है हमने निकाल ली, क्या निकाली, 1,08,000 और डिवाइडेड बाई इक्वल टू करंट एसेट्स भी हमारे पास थी वो हमने अभी निकाली 1,50,000 और माइनस स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे, स्टॉक इस साइड ले आइए, तो यहाँ के ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और आपका 1.5 लाख में से माइनस 1,08,000 जो है लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो 1.5 लाख में से माइनस 1,08,000 लेस करोगे तो आपके पास 42,000 आ जाएगा, जो आपका 42,000 है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है। तो यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 42,000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, आदर्श ऋण समदृष्टि अनुपात क्या है। तो ये आपका डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइडल डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, तो आइडल डेट इक्विटी रेशियो जो है आपकी 2:1 जो है होनी चाहिए। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76, कर्जदारों का संग्रह, ठीक है, आप डेटर जो है आप जो है कलेक्ट कर लेते हो, तो ठीक है, उससे क्या होगा, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो आपका जो कलेक्शन ऑफ डेटर जो होगा इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, इससे जो है हैज़ नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। तो करंट रेशियो आपको पता है, करंट रेशियो हमारे रिलेटेड है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी से। तो जब आप कलेक्शन करते हो डेटर से तो हमारे जो कैश होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसी में जो चेंज आता है, लेकिन करंट लायबिलिटी से जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, यदि बिक्री जो है 1,20,000 है, इक्विटी कैपिटल 10 लाख है और सकल लाभ जो है 30,000 है, तब सकल लाभ अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स तो आपने ये निकालनी है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला क्या रहता है आपकी, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट ओवर नेट सेल, ठीक है, नेट सेल का ये आपका। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है, यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आपका 30,000, डिवाइड करना है इसको आपने सेल से 1,20,000 मल्टीप्लाई 100, और जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो आपका टोटल काट के जो है 25% आएगा। तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 किससे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 7 है वो आपका रिलेटेड है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा बी इज राइट आंसर। यहाँ पे आप बताइए जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कौन से जो है स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये तो आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लेखा मानक या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके पर्यवेक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड अंडर द सुपरविजन ऑफ, तो ये आपके आते हैं 79 का राइट आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आप यहाँ पे बताइए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है कब स्थापित किया गया था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, गैप का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे गैप की फुल फॉर्म पूछी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपको पता है, जो हमारे गैप है ये आपके रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है ये, ठीक है। तो गैप आपके रहते हैं, इसकी फुल फॉर्म रहती है जनरली एक्सेप्टेड, आपके एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो आपके गैप के जो भी प्रिंसिपल रहते हैं, ठीक है, सभी कंपनीज को जो है फॉलो करने पड़ते हैं। अभी जो है इंडिया ने जो है खुद के जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो गैप इज जनरली एक्सपेक्टेड जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो इसका इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अभी आगे जो क्वेश्चन चलेंगे वो आपके इंडियन और आपके हिमाचल के जीके और करंट अफेयर से चलेंगे। माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हुई है, एक्सेप्टेड, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, 1909 ईस्वी के आसपास निम्नलिखित में से किन्हीं दो रियासतों के शासकों को राजा की उपाधि नहीं दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो राजा हैं, ठीक है, रियासतें हैं, उनके राजाओं के यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रियासत है, ठीक है, रियासतों के शासकों को राजा की उपाधि नहीं दी गई थी। तो ये आपका इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो 81 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 81 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जसवान और दतारपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए सर्वाधिक बार चुनी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो मीन आपका जो अमंग द फॉलोइंग विच वन वाज इलेक्टेड टू द एचपी विधानसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, विद्या स्टॉक इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर कब अलग जिला बना, ठीक है। तो किन्नौर जो है आपका, व्हेन डिड किन्नौर बिकेम ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर जो थी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी? ये फ्रेंड्स बनी थी आपकी मई 1960 में। तो इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कहलूर रियासत की राजधानी कब सुनाहनी से बिलासपुर शिफ्ट कर दी गई थी? तो यहाँ पे पूछा है कि आपकी जो व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम सुनाहनी टू बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है फर्स्ट इज राइट आंसर, अराउंड 1650 से 56 AD। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन नंबर 85, बालासुंदरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान पर है? तो बालासुंदरी मंदिर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आपका त्रिलोकपुर में पड़ता है। तो त्रिलोकपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट लागू हुआ है? तो ये जो आपका रहता है कौन सा एक्ट है? ये एचपी एग्रीकल्चर ये आपका हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट। तो फ्रेंड्स ये आपका 2005 रहता है। तो इसका आंसर इज जो है 86 का आंसर 20 जो है बी इज राइट आंसर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में किस वर्ष मोरवियन मिशन की स्थापना हुई? तो मोरवियन मिशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मोरवियन मिशन सेटअप इन लाहौल एरिया ऑफ एचपी। तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1853 में। तो इसका ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, आपके जुबेहड़ वाटरशेड प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका जो जुबेहड़ जो आपका वाटरशेड प्रोजेक्ट रहता है फ्रेंड्स ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 88 का सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, हिमाचल प्रदेश सरकार की 1994 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ओबीसी की श्रेणी में नहीं है? तो फ्रेंड्स इन श्रेणियों में से बताना है कि ओबीसी की श्रेणी से जो है किसको बाहर रखा गया है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा कैटेगरी ऑफ ओबीसी से बाहर रखा गया है। तो ये जो कैटेगरी रहती है 89 की, ये आपकी धोबी रहती है। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, केशांग और केरांग जलधाराएं किसकी सहायक है? तो ये जलधाराएं दोनों जो है किसकी सहायक है? ठीक है, केशांग और जो आपकी केरांग स्ट्रीम्स आपकी स्ट्रीम्स है। ठीक है, स्ट्रीम्स आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो फ्रेंड्स ये ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्यास रिवर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन 91, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने किस सफाई अभियान का स्थान लिया है? तो आपने बताना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है उसने किस जो है सफाई का यहाँ पे स्थान लिया है। ठीक है, आपका ये सैनिटेशन कैंपेन रहता है। तो फ्रेंड्स आपका निर्मल भारत अभियान है। ठीक है, इसका स्थान लिया है किसने? स्वच्छ भारत अभियान ने या स्वच्छ भारत मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सितंबर 2017 में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन रहते हैं, ठीक है, सॉरी 22 चेयरमैन हैं, तो वो यहाँ पे पूछे हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राजीव कुमार। अभी जो है 2021 में कौन है इसके 22 चेयरमैन, वो आप जरूर बताइए कमेंट करके। और इसके नीति आयोग के चेयरमैन कौन रहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा मार्च 2017 में करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार जिसकी रिपोर्ट फोर्ब्स द्वारा नामक पत्रिका में छपी है, भारत का भ्रष्ट देशों में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपकी अकॉर्डिंग टू द मार्च 2017 का यहाँ पे सर्वे पूछा गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एज अ रिपोर्ट फोर्ब्स मैगजीन में, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे पूछा गया है। तो 2017 के अनुसार तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो था इसका इंडिया रैंक इन करप्शन जो था यहाँ पे 93 का ए था, फर्स्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है 2021 है, तो 2021 में जो है इसकी रैंकिंग क्या है तो वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार चलन से हटाई गई मुद्रा का कितने प्रतिशत प्रणाली में वापस आ गया है? ठीक है, मीन जब मोनेटाइजेशन शुरू हुई थी तो इससे जो है गवर्नमेंट के पास कितना % वापस आया है? ठीक है, वही यहाँ पे पूछा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डिमोनेटाइज्ड करेंसी हैज़ कम बैक इन दी सिस्टम, तो ये आपका 99% जो है वापस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से कौन भारतीय चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? 2017 के अकॉर्डिंग आपका ये सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हु इज नॉट द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया 17, आपका ये सितंबर 17 2017 का है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा नसीम जैदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ब्लू व्हेल गेम की परिकल्पना करने वाली लड़की किस देश की है? तो फ्रेंड्स 2017 के आसपास जो थी ये गेम जो है काफ़ी चली थी, जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये इसके न्यूज़ में आई थी। तो ये पूछा है कि जो जिस लड़की ने जो ये गेम जो था शुरू की थी, ओरिजिनेट की थी, तो वो लड़की कौन सी कंट्री की थी? वो उस टाइम पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स ये रशिया कंट्री की थी लड़की जिसने ये ब्लू व्हेल जो गेम जो थी बनाई थी। तो रशिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की हेरिटेज शहरों की सूची में लगभग कितने शहर हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके जो अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड आर ऑन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ हेरिटेज कंट्री? तो फ्रेंड्स इसमें टोटल जो है 250 जो है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, हेरिटेज जो आपकी सिटीज़ रहती है जो कि हेरिटेज कंट्री जो है उसमें जो है कि लिस्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक्सिको की खाड़ी से सितंबर 2017 के आसपास आए भयंकर तूफान को जिसने अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी जो है तबाही मचा दी थी, उसका क्या नाम दिया गया था? तो फ्रेंड्स जो तूफान आया था उसको जो नाम दिया गया था यहाँ पे मैं बता देती हूँ, वो है आपका 98 का सी हार्वे। ठीक है, तो हार्वे नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो माइकल टेमर जो है आपके यहाँ पे ब्राज़ील कंट्री के जो है राष्ट्रपति रहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज सन 2018 ईस्वी में होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों के जो सीईओ थे वो कौन है? तो फ्रेंड्स जो इसके सीईओ थे वो थे आपके मार्क पीटर्स थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी थी कि कॉमर्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन थे उनका मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे इलेबोरेट करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।